नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। 4 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। पहली खबर जिस पर हम बात करने वाले हैं, बीजेपी का चुनावी अभियान जोरों पर चल रहा है। कर्नाटक चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। बीजेपी कांग्रेस धुआंधार प्रचार यहां कर रही है। दूसरी बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, पीएम के भाषण पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। तीसरी खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे, लुधियाना में जहरीली गैस लीक होने से अफरा तफरी का माहौल है। चौथी खबर जिस पर हम बात करने वाले हैं, 23 थानों में मुख्तार पर 61 मुकदमे दर्ज हैं। तो ये 4 बड़ी खबरें जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। पहली खबर जिस पर हम बात करेंगे, कर्नाटक में अगले कुछ दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जोरों पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी एड़ी चोटी का दम लगाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में हैं और बीजेपी के चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रही है। पीएम मोदी ने कोलार में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक का ये चुनाव सिर्फ आने वाले 5 सालों के लिए एमएलए, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। ये चुनाव आने वाले 25 सालों में विकसित भारत के रोड मैप की नींव को सशक्त करने का है। अस्थिर सरकार इस तरह के बड़े विजन पर कभी भी काम नहीं कर सकती। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और जेडीएस पर निशाना साधते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आपका यहाँ आना आज कांग्रेस और जेडीएस दोनों की नींद उड़ाने वाला है। कर्नाटक के विकास में ये दोनों पार्टियां सबसे बड़ा रोड़ा है। कांग्रेस और जेडीएस मिलकर चाहे जितना खेल खेल ले, लेकिन कर्नाटक की जनता उन्हें क्लीन बोर्ड करने जा रही है। तो बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपना अभियान तेज कर दिया है, धुआंधार प्रचार में जुटी हुई है। इसी के चलते पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक में है। कर्नाटक के कोलार में जनसभा को पीएम ने संबोधित किया है। कांग्रेस जेडीएस पर पीएम ने तीखा हमला बोला। कर्नाटक चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। कांग्रेस और जेडीएस पर प्रधानमंत्री ने जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि आपका इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आना कांग्रेस और जेडीएस दोनों की ही नींद उड़ाने वाला है। कर्नाटक के विकास में ये दोनों पार्टियां सबसे बड़ा रोड़ा है। कांग्रेस और जेडीएस मिलकर चाहे जितना भी खेल खेल ले, लेकिन कर्नाटक की जनता अब उन्हें क्लीन बोल्ड करने वाली है। तो बता दें कि प्रधानमंत्री ने कोलार में जनसभा को संबोधित किया है। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटी हुई है और पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता यहां पहुंच रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके चलते पीएम भी कर्नाटक में है। जेपी नड्डा, अमित शाह, सीएम योगी सहित तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां पहुंच रहे हैं और प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि कर्नाटक का ये चुनाव आने वाले 5 सालों के लिए एमएलए, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। ये चुनाव आने वाले 25 सालों में विकसित भारत के रोड मैप की नींव को सशक्त करने का है। अस्थिर सरकार इस तरह के बड़े विजन पर कभी काम नहीं कर सकती। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजेश्वर, राजनीतिक विश्लेषक है, वो जुड़े हुए हैं। राजेश्वर जी, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। राजेश्वर जी, कर्नाटक को लेकर बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी सभी धुआंधार प्रचार में यहाँ जुटे हुए हैं। कर्नाटक की स्थिति को अगर देखा जाए, राजनीति को देखा जाए, जिस तरीके से बीजेपी यहाँ प्रचार कर रही है, क्या स्थिति धरातल पर है बीजेपी की? हेलो जी राजेश्वर जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आप पहुंची अब क्या? जी राजेश्वर जी, कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से पीएम अमित शाह और तमाम दिग्गज नेता जुटे हुए हैं धुआंधार प्रचार में, अगर वहां की राजनीति को देखा जाए, धरातल पर क्या स्थिति बीजेपी की नजर आती है वहां? देखिए, अभी तक तो माना जा रहा था लगातार कि बीजेपी मतलब
डिफेंडिंग मूड में चल रही है और अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में ज्यादा पड़ी हुई है। लेकिन कल के पीएम के शो के बाद से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है कांग्रेस के ऊपर गेन करने की संभावनाओं पे बननी शुरू है, क्योंकि पीएम मोदी का कहीं ना कहीं इतना वो हाई है इम्पैक्ट कि जो नॉर्मल कार्यकर्ता है वो जुड़ना शुरू हो जाता है जी। और उसमें काम करने की जो इच्छा शक्ति है उसका बहुत अधिक बढ़ावा हो जाता है जी। अभी भी हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई बीजेपी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे है, लेकिन अब फाइट बैक के मूड में है जी। लेकिन जिस तरीके से नेताओं के भाषण सुनाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा संदेश जा रहा है कि वहां पे चुनाव जो है जीतने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस को हराने के लिए वो लड़ रही है। अब पिक्चर में जब भी राजनीति होगी या भाषण होंगे तो आपकी जो मुख्य पार्टी होगी, जो मुख्य विपक्षी दल होगा या जिसके सत्ता में आने की संभावना काफी हद तक ज्यादा होगी, आप उसके अगेंस्ट में ही बात करेंगे तो अपने आप ऐसा लगने लग जाता है कि हम हराने की वजह उसी ढंग से कांग्रेस जो होती है, कांग्रेस के वजह आप देखेंगे तो जिस ढंग के भाषण आ रहे हैं कि वो स्नैक्स के और ये सांपों की बात कर रहे हैं और जिस ढंग से माननीय मोदी जी ने बोलना शुरू किया कि भगवान शिव का तो सांप जो होते हैं एक तरीके से उनका श्रृंगार टाइप का होता है, तो कहीं ना कहीं से बातें में कड़वापन तो आता ही है जी। और लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है ना कि जिस तरीके से बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है, बीते दिनों जब राहुल गांधी ने बयानबाजी की थी मोदी नाम को लेकर, उनकी तो सांसदी खत्म हो गई, लेकिन अभी भी उससे क्या आपको लगता है कि नेताओं ने सबक लिया है? क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, कटाक्ष हो रहे हैं, इस तरीके के अटैक किए जा रहे हैं नेताओं पर। आपके क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर, आवाज में कहीं ना कहीं मेरे क्वेश्चन आई एम ट्रैवलिंग तो कहीं दिक्कत आ रही है। राजेश्वर जी, सवाल ये है कि राहुल गांधी की सांसदी जिस वजह से खत्म की गई है, वो भी एक ऐसा बयान दिया गया था उनकी तरफ से मोदी सरनेम को लेके, और लेकिन अभी भी जो है बयानबाजी थमने का जो है नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी घटना ये जो है राहुल गांधी के साथ, उसके बाद भी सबक नहीं लिया नेताओं ने? देखिए, राहुल गांधी जी की जो घटना मतलब बोलिए तो एक लॉ ऑफ दी कंट्री बोला जाए या लॉ ऑफ दी स्टेट बोला जाए या लॉ ऑफ दी जो संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ है उसको फॉलो किया गया, हम लोग उसको घटना में ले रहे हैं। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं बियॉन्ड एक लिमिट से जाने जाते हैं। जो संस्था जाना ना जाना जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को फॉलो किया गया, लेकिन ये बात जरूर है कि उसको लेकर के कांग्रेस जो उसको भुनाना चाहती है, उसको इमोशनल इशू में लाना चाहती है और जिस ढंग से उसे एक्ट अपॉन किया जा रहा है, उसको हाईलाइट किया जा रहा है, वो लग रहा है कि वो उन चीजों का इमोशनली फायदा उठाना चाहती है और कहीं ना कहीं वोट जो होता है काफी चीजों पे इमोशनली जो है इन्वॉल्व रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और तमाम चर्चा के लिए। बता दें कि कर्नाटक चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। पीएम ने कोलार में जनसभा को संबोधित किया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस जेडीएस पर जमकर निशाना उन्होंने साधा है। उन्होंने कहा कि 25 सालों में विकसित भारत के रोड मैप की नींव को सशक्त करने का जो है हमारा लक्ष्य है। अस्थिर सरकार इस तरह के बड़े विजन पर कभी भी काम नहीं कर सकती है। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस और जेडीएस पर निशाना साधते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आपका यहां आना आज कांग्रेस और जेडीएस दोनों की नींद उड़ाने वाला है। कर्नाटक के विकास में ये दोनों ही पार्टियां सबसे बड़ा रोड़ा है। कांग्रेस और जेडीएस मिलकर चाहे कितना भी खेल खेल ले, लेकिन कर्नाटक की जनता उन्हें क्लीन बोल्ड करने जा रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब मात्र 10 ही दिन बचे हैं, जिसके चलते राज्य में चुनावी लड़ाई एक हॉट पिच पर पहुंच गई है। खासकर सूबे की दो प्रमुख पार्टियों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ज्यादा देखने को मिल रही है। कर्नाटक के लिए लड़ाई तेज होने के बीच पीएम मोदी ने बीदर में एक चुनावी रैली में कहा कि कांग्रेस ने उन्हें 91 बार कई प्रकार के नामों से गाली दी। इसके बाद कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मोदी के इस कथन पर पलटवार करते हुए जवाब
दिया है कि पीएम मोदी कर्नाटक में विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि वो ध्रुवीकरण के लिए गंदी चालें चलने के लिए शाह और योगी पर छोड़ देते हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री के प्रचार का पहला दिन 3 DE की कहानी है। डबल इंजन, निराशा और हताशा उनके भाषण में केवल नाटक से भरे हुए हैं। कर्नाटक के लोगों के लिए कुछ भी ठोस नहीं था। उन्होंने कहा, जाहिर तौर पर पीएम मोदी ने विक्टिम कार्ड खेलकर पूरी तरह से बदनाम तथा कथित डबल इंजन सरकार की दलील देकर और कांग्रेस को गाली देकर अपने बहुत विलंबित कर्नाटक अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम का अवश्य ही उनके थके हुए भाषण का विषय होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री गंदी चालें चलने के लिए अमित शाह पर छोड़ देते हैं। कर्नाटक में चुनावी शंखनाद के बाद ठीक इसी तरह का संग्राम देखने को मिल रहा है। इस तरह चुनावी राज्य में बीजेपी बनाम कांग्रेस कई मोर्चों पर चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ दिन पहले पीएम मोदी की सांप से तुलना की, तो वहीं बीजेपी विधायक ने सोनिया गांधी को विषकन्या कह दिया। पंजाब के लुधियाना में जहरीली गैस लीक होने से 11 लोगों की मौत हो गई। कई लोग इस हादसे में बेहोश हो गए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। नाकेबंदी करते हुए पुलिस किसी को भी घटना पर नहीं जाने दे रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हादसा लुधियाना के ग्यासपुर इलाके में हुआ। पुलिस के मुताबिक ग्यासपुरा इलाके में दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक गैस लीक होने से भगदड़ जैसी स्थिति मची रही। उन्होंने दावा किया है कि गैस पास की ही फैक्ट्री से लीक हुई है। जैसे ही इस बारे में लोगों को जानकारी मिली, सब इधर उधर भागने लगे। ज्यादातर लोग भागकर फैक्ट्री से दूर पहुंच गए। लुधियाना वेस्ट की SDM स्वाति ने बताया कि ये गैस लीक होने का ही मामला है। NDRF की टीम वहां पहुंच चुकी है। लोगों को रेस्क्यू करने का काम दिया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक गैस लीक होने वाले सोर्स का पता टेक्निकल टीम अपनी जांच के बाद बताएगी। गैस कौन सी है, इसका खुलासा भी एक्सपर्ट की टीम करेगी। घटनास्थल के नजदीक रहने वाले डॉक्टर शंभू नारायण सिंह ने बताया है कि उनके घर के 5 आदमी गैस लीक होने के बाद बेहोश हो गए। उन्हें घर के नजदीक नहीं जाने दिया जा रहा है। आसपास के सभी लोगों पर इसका असर पड़ा है। बता दें, लुधियाना में जहरीली गैस लीक होने का ये पूरा मामला है। NDRF और फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे। मरने वालों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं और रिहायशी इमारत में रिसाव के बाद 12 लोगों के बेहोश होने की बात सामने आ रही है। 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत की खबर है। NDRF और फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन यहां चलाया जा रहा है। तो आपको बताते चले, लुधियाना गैस लीक का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। इसके बाद से काफ़ी परेशानियां यहाँ पर देखने को मिली है। बताया जा रहा है 11 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। NDRF यहाँ पर मोर्चा संभाल चुका है। ड्रोन से जांच की जा रही है। 4 से ज़्यादा लोग बेसुध हैं। मरने वालों में 5 महिलाएं, 6 पुरुष और 10 और 13 साल के 2 बच्चे भी शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। NDRF की 2 टीमों ने मोर्चा संभाला है। पूरे इलाके को सील किया गया है। बचाव टीमें हर घर की जांच कर रही हैं। पुलिस के अनुसार ड्रोन से भी घरों की छतों की जांच की जा रही है। गैस लीक में इस दौरान आपको बता दें, जिन लोगों की मौत हुई है उनके शवों को लुधियाना सिविल अस्पताल ले जाया गया है। मौके से इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मौके पर सुबह से विधायक राजेंद्र पाल कौर छीना यहां पर डटी रहीं। उनकी भी अचानक तबीयत खराब हुई, उन्हें भी अस्पताल भेजा गया। इसके अलावा बचाव राहत में जुटे पुलिस के 4 मुलाजिम भी बेहोश हो गए। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक 4 मुलाजिम खतरे से फिलहाल बाहर हैं। लुधियाना की उपायुक्त सुरभि मलिक के अनुसार पूरी संभावना है कि कुछ गैस संदूषण हुआ। ये काफी संभावना है कि मैनहोल में मीथेन के साथ कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है। जांच की जा रही है। NDRF की टीमें सैंपल ले रही हैं।
पुलिस के अनुसार मृतकों के ब्लड सैंपल लिए जाएंगे ताकि पता चल सके कि किस तरह की गैस से उनकी मौत हुई है। हादसे वाली जगह पर एक सीवरेज खुला पाया गया जिसमें से शायद गैस का रिसाव हुआ। बताया जा रहा है कि किसी फैक्ट्री वाले ने केमिकल को डिस्पोजल के लिए सीवरेज में डाल दिया, जिस वजह से पहले से ही सीवरेज में केमिकल के मिल जाने से केमिकल रिएक्शन हुआ और गैस के रिसाव से लोगों की मौत। हालांकि प्रशासन अभी कुछ भी साफ नहीं बता रहा है। फिलहाल एनडीआरएफ और पंजाब पुलिस की टीम सैंपल ले रही है। सैंपल लेने के बाद ही गैस रिसाव के कारण और कौन सी गैस थी इसके बारे में स्पष्ट हो जाएगा। वहीं हादसे के 5 घंटे बीतने के बाद भी पूरे इलाके में दुर्गंध फैली हुई है। सूत्रों के अनुसार मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। अभी आसपास के घर बंद हैं। गैस की दुर्गंध कम होने पर पूरे इलाके की कॉम्बिंग की जाएगी। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। गैस के रिसाव से और नुकसान ना हो, पुलिस ने आसपास के 300 मीटर के इलाके को खाली करा दिया है। जहां से गैस लीक हुई उस दुकान का संचालक बेसुध है। विधायक राजेंद्र कौर छीना ने कहा कि गैस लीक प्रकरण मामले की जांच होगी। फिलहाल लोगों की जान बचाने के लिए काम किया जा रहा है। पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार उनका फोकस लोगों को बाहर निकालने पर है। हर घर की जांच की जा रही है। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम ने ट्वीट कर लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में फैक्ट्री से रिसाव की घटना को बेहद दुखद बताया। पंजाब सरकार ने गैस लीक में मारे गए लोगों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान कर दिया है। पूर्वांचल की राजनीति में अपराध की दुनिया से आखिरी कदम रखने वाले मुख्तार अंसारी को बाहुबलियों में पहले पायदान पर पाया गया। छात्र राजनीति से सियासी राह पर चलने वाले मुख्तार केवल यूपी की राजनीति में ताकतवर नहीं बल्कि उसका नेटवर्क आसपास के तमाम राज्यों में फैला है। यूपी ही नहीं, देश के 4 राज्यों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इन राज्यों के 12 जिलों के 23 थानों में उनके खिलाफ 61 मुकदमे दर्ज हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के सबसे ज्यादा मामले में गाजीपुर, मऊ और वाराणसी से ही जुड़े हैं। मुख्तार अंसारी ने सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ, दिल्ली, पंजाब और मुंबई तक में अपने जराइम की छाप छोड़ी है। लगभग पूरे देश में अपने मजबूत नेटवर्क के लिए कुख्यात मुख्तार पर हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी के लिए धमकी, दंगा भड़काने, धोखाधड़ी, सरकारी व निजी संपत्तियों पर कब्जा करने, अवैध वसूली, असलह, मछली आदि विविध वस्तुओं की तस्करी, गैंगस्टर, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, मकोका, एनएसए आदि गंभीर आरोपों में मुकदमे दर्ज हैं। चारों राज्यों के 12 जनपदों के 21 थानों में मुख्तार पर दर्ज मुकदमे उसकी काली दुनिया की कलई खोलते हैं। गाजीपुर के स्थानीय लोगों की माने तो अपने छात्र जीवन से ही जुर्म की दुनिया में अपना दबदबा कायम करने वाले मुख्तार कुछ मामले में गवाहों के मुकर जाने के कारण वह साक्ष्य के अभाव में बरी हो चुकी हैं। मुख्तार के नेटवर्क को तोड़ने में जुटी पुलिस के सामने मुकदमों, संबंधों और गुर्गों की लंबी सूची है। तो बता दें 4 राज्यों में मुख्तार अंसारी पर केस चल रहा है। 12 जिलों के 23 थानों में मुख्तार पर 61 मुकदमे हैं। यूपी के 7 जिलों में ट्रायल चल रहा है। 4 राज्यों में मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज है। मुख्तार अंसारी को यूपी में नहीं बल्कि और भी राज्यों में जाना जाता है। इस खबर पर चर्चा के लिए राजीव कुमार, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। जी राजीव जी, मुख्तार अंसारी की बात की जा रही है और जिस तरीके से मुकदमे दर्ज हैं सबूतों के अभाव में और तमाम उसमें कहा जा रहा है कि बरी भी हुए हैं, लेकिन अफजाल फंसते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अपराध हैं, अपराध के आधार पर, गुण दोष के आधार पर ट्रायल चला है और गुण दोष के आधार पे उनको सजा सुनाई है, उससे जो लोग जिनके साथ घटनाएं हुई थी उन्होंने जरूर राहत की सांस ली होगी। और राजनीतिक उठापटक भी इसी बहाने प्रदेश में जो है उतार चढ़ाव पर है, मगर कानून का राज कायम होने के लिए इतना ये सब जरूरी है कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए और उसके ऊपर जो है कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि लगाम लग सके अपराधों। जी,
बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से यूपी में इसका रुतबा देखने को मिलता है, 7 जिलों में ट्रायल चल रहा है, 4 राज्यों में केस दर्ज है, जिस तरीके से भरमार लगी हुई एक तरीके से ये कह सकते हैं मुख्तार अंसारी के ऊपर, तो क्या लगता है कि जितनी सज़ा अभी उसे दी गई है 10 साल की, वो काफ़ी है? राजीव जी, आप तक आवाज़ पहुंच पा रही है? राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए इसकी हमारा संपर्क राजीव जी से टूट गया है। आपको बताते चले कि मुख्तार के नेटवर्क को तोड़ने में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के 7 जिलों में ट्रायल चल रहा है, 12 जिलों के 23 थानों में मुख्तार पर 61 मुकदमे दर्ज हैं और 4 राज्यों में मुख्तार अंसारी पर केस है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। उसके बाद राजनीति में उसकी पैठ खत्म होने के करीब आ गई है। पुलिस तोड़ने में जुटी हुई है। उसके कनेक्शन को एक अरसे तक मऊ सीट पर अपनी धाक जमाए रखने वाला माफिया मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में है। पिछले 8 महीने में अंसारी को 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। तो बता दें कि कोर्ट ने माफिया को 10 साल की कैद की सजा दी है, तो वहीं उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी को भी 4 साल की सजा हुई है। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी भी सलाखों के पीछे है, तो वो चित्रकूट जेल में बंद है। उसकी पत्नी निखत अंसारी भी जेल में है। मुख्तार की बीवी भी फरार है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम है। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी, मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ के अलग अलग थानों में अपहरण और हत्या समेत कुल 61 मुकदमे दर्ज हैं। हैरत की बात तो यह है कि इनमें से 8 मुकदमे ऐसे हैं जो तब दर्ज हुए जब वो जेल में बंद था। बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देने वाले माफिया मुख्तार अंसारी ने मऊ दंगे के बाद 25 अक्टूबर 2005 को गाजीपुर कोर्ट में सरेंडर किया था। यही नहीं, माफिया का पूरा परिवार ही अपराधों में जकड़ा हुआ है और इन पर कुल 97 केस है। मुख्तार अंसारी ने करीब 26 सालों तक पूर्वांचल की सियासत में अपनी जबरदस्त पकड़ बनाई रखी। साल 1996 में मुख्तार अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर पहली बार मऊ के सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था। इसके बाद साल 2002 और 2007 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरा और जीत दर्ज की। साल 2012 में उसने कौमी एकता दल नाम की अपनी पार्टी बनाई और चुनाव लड़ा। इन चुनावों में भी उसे जीत मिली। 2017 में भी अपनी पार्टी से ही चुनाव जीती। 2022 में उसने अपनी जगह अपने बेटे अब्बास को प्रत्याशी बनाया। उसके बेटे अब्बास अंसारी ने सुबह सपा के टिकट पर चुनाव लड़कर पिता की विरासत को संभाला और अब कोर्ट ने उसे सजा सुना दी और कहा जा रहा है कि गैंगस्टर की दहशत का अंत है। तो 4 बड़ी खबरों पर आज हमने चर्चा की। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।